गुड आफ्टरनून सुधीर। भूपेन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कुंदल जी, गुड आफ्टरनून भूपेन जी। हम बस 2 मिनट और इंतजार करेंगे। शिवेश जी, कमल जी और धीरेन जी। धीरेन धीरेन जी का एक बार फोन कर लो क्या आप? जी जी। भूपेन जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, हाँ, धीरेन भाई को तो मैं बोला हूँ सुधीर जी को फोन करने के लिए। स्टार्ट करो। अच्छा अच्छा। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ, थोड़ा ठीक ठाक हूँ। लगातार बहुत विजिट चल रहा है। हाँ, इसमें व्यस्तता होगा पूरा मार्च। हाँ, विजिट काफी चल सब रहा है। और रिपोर्टिंग, हाँ, रिपोर्टिंग भी तो करना है सब पूरा चारों। रिपोर्टिंग का भी है ना। रिपोर्टिंग आज सब क्लोज हो रहे हैं। अच्छा वाईपीओ काल से सब रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा। वही 20 तारीख तक, 15 तारीख, काल परसों तक वाईपीओ भेजना है, फिर नैरेटिव जाएगा। ये सब का चल रहा है। जी। हाँ, मिश्रा जी तो ज्वाइन कर लिए हैं। चलो। नमस्कार सभी को। हाँ, हाँ, नमस्ते 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 दादा। नमस्ते। तो सुधीर जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जी कुंदल जी, हम स्टार्ट करते अच्छा, एक थोड़ा सा अपडेट करना है। मिश्रा जी और भूपेन जी, हम लोग इसे भी में मैसेज करने वाले थे। सुधीर जी अप्रैल से प्रधान ज्वाइन कर लिए हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हैं। जी जी हाँ कुंदल हाँ। जी। जी, कुंदल जी आवाज आ रही है। मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी आ अब रहा है आ रहा है। आ रहा है, आ अच्छा, रहा है, अभी आ बेसिकली एक रहा है। अपडेट है। सुधीर जी अप्रैल से प्रधान ज्वाइन किए हैं। हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ही पार्ट हिसाब से सुधीर जी ज्वाइन कर लिए हैं। कल अच्छा अच्छा। फॉर्मल ज्वाइनिंग होगा। और एनसीएनएस का स्टेट एंकर हिसाब से सुधीर जी
बीच में थोड़ा सा उनको भी अप डाउन करना पड़ रहा था, तो अभी परमानेंटली प्रधान ऑफिस से बेस होंगे और रेगुलर मीटिंग्स वगैरह जो भी है प्रधान ऑफिस से हम लोग ऑपरेट करेंगे। और जो डिपार्टमेंटल कॉन्वर्जेंस एंड बाकी का जो काम है, जो आप लोग का हमारा जो वर्किंग ग्रुप है, एवरीथिंग सुधीर जी देखेंगे, स्पेशल नेचुरल फार्मिंग का ऑल द वर्क। तो आई मोस्ट वेलकम सुधीर जी इन प्रधान एंड आवर श्रीमान एंड एनसीएलए पार्टनरशिप कॉलिशन। ठीक है, थैंक तो यू। ये एक अपडेट है, रिसेंटली अपडेट हुआ है। तो आज सवेरे उनका ऑफर लेटर आ चुका है हमारे रेडियो से। सुधीर जी को बधाई, शुभकामनाएं। हाँ, मैंने हम लोग थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म भी सोच रहे हैं प्रधान का तरफ से। तो प्रधान एमओयू का अच्छी बात है। डिसीजन पेंडिंग था, क्योंकि वही फिर 2 महीना 3 महीना ऐसे करके करना उन सुधीर जी के लिए भी कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम था, और हमारा भी मंच में भी जो रेगुलर बातचीत हो रहा है नेचुरल फार्मिंग क्लाइमेट को लेके, उसमें फुल टाइम एक सपोर्ट तो एनजीओ का जरूरत है। तो हम लोग फिर डिस्कशन के बाद प्रामल जी भी बात किए हेड ऑफिस में, फिर रोहित जी बात किए, मैं भी बात किया हूँ। उसमें लगा कि इसको एक परमानेंट स्ट्रक्चर देने का जरूरत है। आप लोग भी पिछले मीटिंग में बोल रहे थे। So now it is over and Sudhir ji will full time in Pradhan and will be placed in Pradhan office and field of view. तो रेगुलरली आना जाना करेंगे, मैं भी रहूंगा उनके साथ। ठीक है, तो दैट्स द रिसेंट अपडेट ऑफ टुडे। ठीक है सुधीर जी, प्लीज स्टार्ट करिए। जी गुंजन जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आज रविवार है, फिर भी आपने समय निकाला उसके लिए। मैं जल्दी से एजेंडा पे आता हूँ। आज की मीटिंग में हम कुछ बातों पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट कर सकते हैं कुछ जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके वर्किंग ग्रुप से, हमसे एक बार रीवैल्यूएट करें, क्योंकि हमारी जो अब मीटिंग की जो श्रृंखला होगी अब से रेगुलरली स्टार्ट हो रही है। पिछली जो मीटिंग हुई थी वो जुलाई में हुई थी पिछले साल। तो जो बातें डिसाइड हुई थी वो मैं आपके सामने रखूंगा, जो मीटिंग की समरी थी। और उसमें आप कुछ जोड़ना चाहें, कुछ चीज़ों में आप चेंजेस चाहते हैं तो बिल्कुल से आप बताइएगा। एक पिछली ही मीटिंग में एक फंडिंग प्रपोजल की बात हुई थी, जिसे डेवलप करने के लिए जो फ्रेमवर्क है उसे समझना, दूसरे स्टेट से समझने की बात हुई थी। तो वो उस फ्रेमवर्क को आज हम मीटिंग में देखें। ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कुंतल जी को धन्यवाद कि उन्होंने हेल्प किया और धीरेन जी ने इनपुट्स दिए कि ये जो फॉर्म है उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमें लेने चाहिए। वो फॉर्मेट मैं आपके सामने रखूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। और मीटिंग के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर भी होंगे, ताकि सारे जो मेंबर्स हैं जो नहीं भी जुड़ पाए वो इस पे टिप्पणी कर सकें। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। पहली पहले बात होने से पहले, इससे पहले कि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे डायरेक्टली आएं और उसके कितने प्रकार हैं उस पे बात करें, मैं आपको पिछली मीटिंग की जो नोट्स हैं वो दिखाता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे एक पीडीएफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। जी, अगर कनेक्शन खराब हो या कोई दिक्कत हो तो आप बीच में बोलिए। पहला जो पॉइंट डिसाइड हुआ है मीटिंग में, पिछली मीटिंग में, उसमें था कि डोनर का लिस्ट बनाएं, जिनसे फंडिंग के बारे में हम डिटेल में बात कर सकें। एक ऐसे सत्र जिसमें किसानों को पुरस्कृत किया जा सकता है, इस पे धीरेन जी प्रकाश डाल सकते हैं। या कोई और रिवॉर्ड मैकेनिज्म हो जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया होगा टू रिकॉग्नाइज जो हमारे चैंपियन फार्मर्स हैं उनको रिकग्निशन देने के लिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो प्रपोजल्स हैं वो हमारे पास हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। लॉक फ्रेम वैलिडेशन पे कुंतल जी कृपया जब इस पे बात हो तो आप बिल्कुल प्रकाश डालें कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। बाकी हमने कुछ जो जानकारी है इसमें, संस्थागत जानकारी, उसके लिए गूगल फॉर्म तो हमने जैसा कहा कि ऑलरेडी एक तैयार है शेयर करने के लिए।
किस तरह से आर्थिक राशि ली जाए, इस पे डिटेल पे आज बात हो सकती है। शायद छठवें पॉइंट पे ज्यादा प्रोग्रेस ना होने के कारण हम अभी उसको स्थगित करके रखा हुआ है उसे। इसे फिर से हम पिकअप कर सकते हैं। इन 7 बिंदुओं के अलावा अगर कोई और ऐसा विषय है जिस पे आप बात करना चाहते हैं या इनमें ही कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप बता सकते हाँ, मेरे को लग रहा था जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन ग्रुप से थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक दो फंडिंग पोर्टल जो हम लोग एक्टिवेट किए हैं, फंड्स फॉर एनजीओज एंड अदर्स का, तो मेरा हिसाब से उसको भी एक बार जिक्र कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जरूर रिसोर्स का सार्व करते हैं, लेकिन उनका भी बहुत सारे काम रहता है, फील्ड रहता है। तो इस वर्किंग ग्रुप में भी रेगुलर वे में यूआई वगैरह जो भी हमारा डिजायर्ड थीम में निकलेगा उसको एनजीओ को भेजना, उनको अप्लाई करवाना, उनके लिए मीटिंग करना, फॉलो अप लेना, ये थोड़ा रेगुलर वे में हम लोग को शुरू करना पड़ेगा। और मेरे को लग रहा था जो रिसोर्स मोबिलाइज करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए उसका भी थोड़ा जिक्र कर लेना चाहिए। मई महीना में हो गया हम लोग करे, जो हम लोग बार बार बोल रहे थे, जो प्रपोजल राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए भी एक इवेंट हम लोग करना चाहे, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऑफलाइन करना ही बेहतर रहेगा, बट उसको क्या फॉर्म में करेंगे, कहाँ करेंगे, कौन कौन आएंगे उसमें, ये सब थोड़ा सा बात कर लेना बेहतर रहेगा। ये दो चीज मेरे को लग रहा था थोड़ा सा हम लोग एक्शन पॉइंट्स पे ले सकते हैं। क्योंकि प्रपोजल जमा करने के बाद फंडिंग एजेंसी को काफी सारे रिक्वायरमेंट रहता है, ये प्रपोजल ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो कैसे फुलफिल्ड होगा वो सब भी थोड़ा देख, मैंने एक बार मेरे को लग रहा है इसका थोड़ा प्रिपरेशन भी ठीक से कर लेना बेहतर रहेगा। और साथ में एविडेंस क्रिएशन का बात तो आप बोले, बट एविडेंस क्रिएशन का थोड़ा सा ठोस रणनीति बना लेना पड़ेगा, जो कैसे करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ से करेंगे, कब कब विजिट करेंगे, कैसे करेंगे। और वो ट्रेनिंग वाला तो खैर आप बाद में ही बात करेंगे, जो जो ट्रेनिंग हुआ है उसका फॉलो अप कैसे लेंगे। जी। जी बिल्कुल। आपने जो पहले पॉइंट कहा डेटा कलेक्शन पे, तो इस पे बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसको थोड़ा रेगुलराइज और फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। हम्म। इसका बिल्कुल ये मुझे उठाना चाहिए और टाइम टू टाइम हर एक ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो पार्टनर्स हों, चाहे वो अभी कोलिशन के पार्ट ना हो, आगे जाके बन पाए, ऐसे अगर पार्टनर्स हैं तो उनके साथ भी ये जो डेटा कलेक्शन है वो जारी रहे। प्रपोजल राइटिंग स्किल्स और उसके अलावा भी जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हैं उस पे जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, ये हम नेशनली भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे एक्सपर्ट्स आएं जो बाहर से हमें काफ़ी अच्छा एक कम्युनिकेशन, जो इन जनरल हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसे सशक्त कर पाएं। और उसके अलावा जो टेक्निकल स्किल्स हैं उस पे तो प्रोग्राम्स जैसे कि ये जो PMDS हो गया, हमारा जो सीड कलेक्शन पे जो हमारी जो रिसेंटली एक मैसेज आया हुआ था ट्रेनिंग पे, अ, इस तरह की चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। कुंतल जी, धन्यवाद फंड्स फॉर एनजीओज का एक बहुत अच्छा स्रोत देने के लिए, जहां से हम ऑर्गेनाइजेशंस की, फाउंडेशंस की स्पेशली नाम और उनके डिटेल्स निकाल सकते हैं जिनको हम टारगेट कर पाएं। तो धीरेन जी, उपेन जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे सोर्सेज हम ग्रुप तक ला पाएं जहाँ पे इस तरह के की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाए, जो जहाँ से हम इस लिस्ट को पॉपुलेट कर पाएं, तो एक बेसिक लिस्ट का फ्रेमवर्क जरूर तैयार हो गया है। अब उसको पॉपुलेट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि रेगुलरली फंड्स फॉर एनजीओज जैसे सोर्सेज से हम, मेरी तरफ से तो उसमें इनपुट्स आए, लेकिन हमारा जो वर्किंग ग्रुप है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए। तो उसके लिए मैं उस डॉक्यूमेंट का जो लिंक है आप सबके साथ साझा करूंगा और हम सब उस पे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जी।
धीरेन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुधीर जी, जैसा कुंतल जी अभी बता रहे थे और आपने भी कहा, एविडेंस क्रिएशन के लिए जैसे हम लोग जो छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो सीएसओ पार्टनर जो काम कर रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो दस्तावेजीकरण है, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य। अगर देखें तो कुछ एनजीओ को छोड़ दें, प्रधान एनजीओ का तो बात ही नहीं करना है क्योंकि वो नेशनल लेवल में डॉक्यूमेंटेशन का जो कार्य है और जिससे एविडेंस क्रिएट होता है, और एविडेंस क्रिएट जो हम कार्य कर रहे हैं लोगों को क्षेत्र में फील्ड में जा करके जो हम लोग कार्य करते हैं, उस कार्य को ही अगर हम सही ढंग से उसका दस्तावेजीकरण करें तो एविडेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन ज्यादातर एनजीओ में जो सीबीओ है, सीएसओ है, उसके मुख्य जो कमजोरी है वो यही रह गया है कि दस्तावेजीकरण सही नहीं होते, क्योंकि तब पूरे जितने चीजें उनके पास में होने चाहिए, जितने एक फंडिंग एजेंसी का जो रिक्वायरमेंट होता है, पेपर्स तो सब लगभग लगभग सभी हो जाते हैं, लेकिन ये दस्तावेज से कमजोर पड़ जाते हैं कि हम अगर कोई फंडिंग एजेंसी पूछता है कि आपने कार्य कैसे किया, किस प्रकार से किया और उसके क्या क्या सबूत है ना, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही सशक्त ढंग से उसको नहीं अपने आप को रख पाते उनके सामने। तो ये दस्तावेजीकरण करना मुख्य जो मेरे ख्याल से काम है, इसमें जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब कोई काम करते हैं, संसाधन जुटाने का अपना ये जो वर्कशॉप है, जो हम लोग इस संसाधन जुटाने की उसमें वर्क फोर्स जो अपनी टीम है, ग्रुप है, हम लोग कई तरह के संसाधनों का जुटाव कर लेते हैं, वित्तीय संसाधन के छोड़ के। जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के अभ्यस्त हैं, तो वहाँ पे लोगों को जोड़ने में सशक्त हैं, लोगों के अंदर क्षमता वर्धन में मोबिलाइज करने में सशक्त हैं, भौतिक संसाधनों का भी हम अच्छे ढंग से वहाँ जुटाव कर लेते हैं। लेकिन वित्तीय संसाधनों में हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, और वो वजह यही होता है कि जो फंडिंग एजेंसी होती है उनको पेपर्स चाहिए, पेपर्स में दस्तावेज के माध्यम से वो देखना चाहते हैं कि इनका काम किस प्रकार से है। तो इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है निश्चित रूप से। जी, धन्यवाद। प्रपोजल्स भी जी जी। आपको हमारे फील्ड में जो, जैसे अप्राकृतिक खेती की बात करें तो हमारे प्राकृतिक प्राकृतिक खेती का ही हम लोग कई वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। जो हमारे खास करके जो भी पार्टनर हैं सीएलएफ में भी जो एनजीओ हैं, वो सभी लगभग लगभग अपने क्षेत्र में एक लंबे अनुभव से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका सही ढंग से अगर एविडेंस ये करने जाएं, कलेक्ट करने जाएं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसमें हमारी कमजोरी दिखेगी। तो इसलिए भी जरूरी है कि हम किस फॉर्मेट के तहत किस तरह से डेटा कलेक्शन करें और किस प्रकार से अपना दस्तावेजीकरण करें, जो कि हमको इसमें एविडेंस प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई ना आए। जी, धीरेन जी, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आपने फॉर्मेट की भी बात की है और डॉक्यूमेंटेशन के एंगल से जो कैपेसिटी। फॉर्मेट फॉर्मेट की इसलिए बात कर रहा हूँ, जी आपकी आवाज ना बहुत रुक रुक के आ रही है, कट कट के आ रही है। जी जी, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा खराब है यहाँ पे। मैं आपका आखिरी क्या है दरअसल में, हम लोग कई सारे कार्य ऐसा भी करते हैं, भूपेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, कुंतल जी भी हैं, हम लोग अपने फील्ड में कई सारे ऐसे भी कार्य करते हैं जो बिना किसी संसाधन के, ऐसा लगता है कि हम बिना किसी संसाधन के कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो संसाधन हमारे लोग होते हैं जिनके साथ हम कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ की जो प्राकृतिक जो संसाधन है उस, और जो वहाँ ग्रामीण लोग हैं उनके समर्थन से हम लोग काम करते हैं, तो वो भी एक तरह का संसाधन ही है। उसको भी अगर हम अपने संसाधनों के साथ में एज ए एविडेंस उसको जोड़ सकें कि नहीं ये हमारे संसाधन ही है जिनके सपोर्ट से हम काम कर रहे हैं। जब तक हमको कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती तो हम ये समझते हैं कि हम बिना किसी संसाधन के काम कर रहे हैं,
और हमको इसमें किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं, तो बिना जन सहभागीदारी के, जन भागीदारी के तो काम होता नहीं। और जन भागीदारी क्रिएट करना भी एक एविडेंस है किसी भी कार्य के लिए। अब पिछले वर्ष हम लोग प्राकृतिक खेती में जो गरियाबंद जिले में हम लोगों ने अभ्यास किया था, वहाँ करीब करीब 300 किसानों के साथ में हम लोगों ने प्रशिक्षण का कार्य किया और उनके साथ में कार्य करने का प्रशिक्षण भी दिया, काम भी किया, और कुछ लोगों ने अपने अपने खेतों में उसको अभ्यास के रूप में किया भी। लेकिन क्योंकि हम जवाबदेह नहीं है किसी संस्था के प्रति या किसी फंडिंग एजेंसी के प्रति, तो हम लोग उसका ठीक से एविडेंस कलेक्ट नहीं करते। ये सब चीजों का भी अपने में कमजोरी है, हमारे अंदर खुद की कमजोरी, और अपने मिशन और विजन के लिए ही संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जो अभी प्राकृतिक खेती के लिए ही अगर मान लीजिए कोएलिशन बना हुआ है, और इसके लिए जो रिसोर्स, जो हमारे संगठन जुड़े हुए हैं, जितने सामाजिक संगठन, उन सबको एक बराबर की क्षमता के अनुसार तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन सब एक फॉर्मेट होगा तो निश्चित रूप से सबके सबकी एक क्षमता उसमें दिखाई देगी, तो जिससे हम फंडिंग एजेंसी से आसानी से बात कर सकते हैं कि हमारे साथ जितने भी पार्टनर हैं वो उनकी क्षमता इस प्रकार से है। जी हाँ। वो हेलो। जी भूपेन जी। हाँ भूपेंद्र जी। हाँ, मिश्रा जी जो बात तो ठीक कह रहे हैं। अब जबकि एविडेंस क्रिएट करने के लिए कोई एक एमआईएस सिस्टम डेवलप करें कि जिसमें हम लोग आसानी से, क्योंकि अब तो कागज पर लिखना तो कठिन हो गया है। अब ऐसा साक्ष्य हम लोग डेवलप करें कि जो ऑनलाइन रहे, और किसान और हमारे जो साथी हैं उसको कर पाए। इस तरह का एक कुछ एमआईएस सिस्टम हो कि जिसमें किसान का नाम हो, रकबा हो, कितने एकड़ में कर रहे हैं, क्या है, कैसे है, क्या प्रोडक्शन है, इस तरह का पूरा जो डिटेलिंग आ जाए, जिससे हम लोगों को भी पता चलेगा कि हमेशा वो उपलब्ध भी रहेगा और ऑनलाइन में। इस तरह का कुछ उसमें इस एविडेंस क्रिएशन के लिए कुछ इस तरह का कुछ सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। जो मिश्रा जी कह रहे थे कि हम लोग करते बहुत हैं और उसको नोट डाउन नहीं कर पाते, और फिर अगर मान लीजिए नोट डाउन भी किए तो रजिस्टर में रहता है, फिर उसको हम लोग ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो रजिस्टर फिर भूल जाता है। तो इसलिए एक, जैसे हम लोग श्री कर रहे थे तो उसमें पूरे किसानों की जानकारी रहती थी, और अभी जैसे हम लोग आई इम्पैक्ट मेगा वाटर से भी कर रहे हैं तो उसमें हर तरह के डाटा अपने पास उपलब्ध है। इसी तरह से एक नेचुरल फार्मिंग का एक तरह से एमआईएस हो कि जो स्टैंडर्ड हो, उसमें हर चीजें रहे। एक किसान के बारे में हम उसकी पूरी जानकारी पता कर सकते हैं। इस तरह का कुछ एक एमआईएस सिस्टम डेवलप हो और अपने पार्टनर के साथ शेयर किया जाए। आप जो जितने गांव में कर सकते हैं, जितने किसानों के साथ कर सकते हैं, उसमें अपना डाटा रखें, जब किसी को जरूरत हो तो शेयर कर सकें। और उसमें फोटोग्राफ्स वगैरह भी रखने का जगह हो, ऐप टाइप का भी हो। अगर इस तरह का कुछ व्यवस्था हो सकता है तो हम लोगों को उसमें प्रयास करने चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? तो मैं इसमें मैं मिश्रा जी का समर्थन करता हूँ कि ये बात तो सही है। हम लोग तो शुरू से ही काम कर रहे हैं, जैसे फ्री में काम कर रहे हैं, तभी से ये सब चीजें चल रही वो। फिर फ्री के बाद तो किसानों की सूची है, सब चीजें हैं, मगर वो अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें फोटोग्राफ्स वगैरह भी सब उसमें रखे जाएं और सब चीजें रहें। तो इस तरह का कुछ अगर संभावनाएं बने तो एविडेंस क्रिएशन में हम लोग काम कर सकते हैं। आगे कुंतल जी हैं तो उसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हो सकता है। थैंक यू। जी कुंतल जी, आपको जोड़ना चाहेंगे? मेरे को जस्ट लग रहा था जो थोड़ा सा
एविडेंस क्रिएशन का काम में हम लोग एक गूगल फॉर्म स्प्रेड आउट कर सकते हैं, जो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो उनका फील्ड का बेस्ट प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे। तो मेरा हिसाब से थोड़ा सा चैलेंजिंग टारगेट लेना चाहिए। बहुत सारा हमारा लगभग मैंने 20 के आसपास ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल फार्मिंग में काम कर रहे हैं। तो 10 से 15 ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा लगभग 4-5 करके भी अच्छा एविडेंस आएगा तो 70 के ऊपर एविडेंस आ सकता है। तो मेरा हिसाब से एक चैलेंजिंग टारगेट लेना चाहिए। जो नेचुरल फार्मिंग पे जो काम है ये पीएम प्रणाम का नाम में आ रहे हैं। तो इसका ये जो योजना है पीएम प्रणाम का नाम में आ रहे हैं। अ, इसका हम लोग इसको बोल बोल सकते हैं जो कुछ कैसी नाम देके 100 100 फील्ड स्टोरीज ऑफ पीएम प्रणाम, इस टाइप का नाम देके भी। पीएम प्रणाम अभी तक NFONF लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग एंड एविडेंस पे काम होगा। मेरा हिसाब से एक इस टाइप का चैलेंजिंग टारगेट लेना चाहिए। और मेरा हिसाब से अभी जो खरीफ का जो टाइमिंग आ रहा है, खरीफ टाइमिंग में भी ट्रेनिंग भी हुआ, एंड बीच में सुधीर जी बोल रहे तो और एक फॉलो अप ट्रेनिंग भी करेंगे, फील्ड में भी जाएंगे। खरीफ प्रोग्राम चलते चलते ही मेरा हिसाब से इस खरीफ प्रोग्राम से ही हमारा 100 और पहले का भी कुछ रहेगा। संस्था में हम लोग मेल भी करके कुछ स्टोरीज मंगा सकते हैं। 2-3-4 करके स्टोरी मंगा भेज दे लोग, 4-5 करके। तो 15 ऑर्गेनाइजेशन भी 5-6 करके स्टोरी भेजेगा तो इट विल नियर अबाउट 75 to 100 स्टोरी। तो भी ज्यादा भी हो सकता है, हमारा 20 ऑर्गेनाइजेशन आसपास है। तो सभी को बोले 5 से 10 स्टोरी भेजने के लिए, बहुत जाएगा में बना हुआ भी है। तो और बहुत हाई फाई स्टोरी नहीं चाहिए। जहां जहां से डिफाइंड स्टोरी सुनील जी के पास आएंगे उसमें से 100 टारगेट करते बाय नेक्स्ट 3 months वी विल रेडी 100 एविडेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये मेरे को लग रहा है अच्छा होगा। और हमारा जहाँ पे फील्ड टीम भी है उनके पास जाके सुधीर जी 1-2 दिन रुक के फार्मर के साथ मीट करके एक एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टोरी आ गया, 5-6 स्टोरी फाइनल करके 2 दिन में लेके आ सकते हैं। तो टीम को भी सपोर्ट हो जाएगा, टीम के पास भी रिसोर्स रहेगा। और मेरा हिसाब से मैंने मे बी आई एम रॉन्ग बट चैलेंजिंग टारगेट हम लोग को लेना चाहिए। 20 ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इन्फ्लुएंस करें, 5 से 10 स्टोरी सभी लोग भेजें। उसके बाद फील्ड में जाके फिर 2-2-3 दिन रुक के हम लोग इसको रेडी कर लेंगे। आई थिंक ये एक अच्छा काम होगा। और साथ साथ में मतलब बेस्ट केसेस कैसे होना चाहिए, हाउ टू राइट ए बेस्ट केसेस, इसके ऊपर में एक दिन का एक ट्रेनिंग सुधीर जी करा पाएंगे तो हम लोग भी उसमें सपोर्ट कर देंगे। बेस्ट केस कैसे डॉक्यूमेंट हो सकता है, सीओई का तरफ से एक बातचीत करके एक बेस्ट केस डॉक्यूमेंट कैसे हो सकता है, एक दिन ऑनलाइन फील्ड टीम को एक ओरिएंट कर देंगे, फ्रेमवर्क डेवलप करके एक पेज का, जो ये एक पेज में ही आपको ब्रीफ स्टोरी फोटोग्राफ के साथ बनाना है। तो लोग लंबा चौड़ा पढ़ते नहीं है। आई थिंक ये एक अच्छा रहेगा। एक टेम्पलेट हम लोग डिजाइन करते टीम के साथ बात करके, और टेम्पलेट को भेज दे और सभी को बोले जो 5 से 10 स्टोरी इस टेम्पलेट में बना के आप भेजिए। फिर हम लोग रैंडमली फील्ड जाएंगे एंड फील्ड जाके उस फार्मर के साथ बैठ के, टीम को लेके बैठ के वो केस को फाइनल करके टीम को देके हम लोग लेते हुए आएंगे। एंड ये काम के लिए आई थिंक मैंने डिपार्टमेंट और बाकी जगह में भी हम लोग बात कर सकते हैं। आई थिंक इसका DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारा, और भी बहुत सारे SIRD के साथ बात हो सकता है। इस टाइप का डेवलप हम लोग किए हैं। प्रिंट भी करवा लेंगे, प्रिंट करना कोई बड़ा बात नहीं है, बस सेक्रेटरी इन लोग को मिलके हम लोग दे भी सकते हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम रहेगा मेरे को लग रहा है। और कोई फंडिंग को देने के लिए भी बाहर दुनिया में देने के लिए भी अच्छा रहेगा। ये मेगा वाटर शेड में ऑलमोस्ट वी आर डूइंग, आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में फाइनल हो जाएगा। कांकेर में वसंत जी अकेला 100 स्टोरी का किताब बनाए हैं मनरेगा के साथ उनका काम था। आप लोग देखे होंगे, फेसबुक पे भी आया, BRLF का फेसबुक पेज पे भी आया। ये मेरे को लग रहा है एक चैलेंजिंग टारगेट के साथ काम करना चाहिए इसमें। ठीक बोल रहे हैं कुंतल जी। 100 एविडेंसेस मैं फ्रॉम
लक्ष्य हाँ बोलिए सर। टारगेट के आधार पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रभावकारी होगा और हम उसको प्रॉपर ढंग से उसका प्रचार प्रसार भी कर पाएंगे। और जहाँ तक संसाधनों के जुटाने का बात है, तो संसाधन व्यक्तिगत संसाधन भी होते हैं, हाँ हाँ। सामुदायिक संसाधन भी होते हैं, हम्म। क्षेत्रीय राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं, और हाँ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। हाँ। ये ये इन संसाधनों को ट्रैप करने के लिए जो व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को हमारे जो कार्य है उसको ऐसे प्लेटफॉर्म में या उसके लिए इस तरह से, जैसे अभी सुधीर जी प्रेजेंट कर रहे थे कि कुछ किसानों को पुरस्कार देंगे या उसके लिए, तो वो किस प्रकार के किसान होंगे। हम लोग पिछले वर्कशॉप में जो मई में किए थे, अपने मई में किए थे ना कुंदल जी, जो हाँ 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 हाँ। तो उसमें पिछले कुछ महीने में की। फार्मर्स को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया था। उनके छोटे छोटे जो सफलता की कहानी का एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो, 2-3 मिनट का ही, ज्यादा नहीं, उनके फील्ड के फोटोग्राफ्स हो या वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया, ऐसा दस्तावेजीकरण भी अपने को करना चाहिए। और जो हमारे छत्तीसगढ़ स्तर पे, हम लोग क्योंकि बाहर तो यहाँ रह करके तो छत्तीसगढ़ पे ही काम कर सकते हैं, तो जितने सीएसओ पार्टनर हम लोग इसमें जुड़े हैं एनसीएनएफ में, वो सब मिलकर के एक साझा प्रयास करें कि पूरा वातावरण बनाने का प्रयास करें कि हम छत्तीसगढ़ में कैसे व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधनों के द्वारा उनको अपील कर सकें, उनको अप्रोच कर सकें कि वो जो, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो संसाधन है, छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक संसाधन है, जो छत्तीसगढ़ का जो रिसोर्स है, उससे कुछ लोग के पास में ज्यादा रिसोर्सेस है और कुछ लोगों के पास बहुत कम है। तो जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, जो साधन संपन्न लोग हैं, उनका भी दायित्व तो बनता है, व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ, कि वो कृषि की तरफ या खेती किसानी की तरफ या गांव गांव देहात की तरफ देखें। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव नहीं होगा तो फिर शहर का अस्तित्व नहीं रहेगा, और गांव में नहीं रहेगा तो किसान नहीं रहेगा, किसान नहीं रहेगा तो चाहे जितना भी आप साधन संपन्न हो, आप भोजन के लिए तरसते रहेंगे। तो ये एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जो साधन संपन्न नागरिक हैं उनको भी अपील करें, भले वो सहयोग अभी करें न करें, क्योंकि ये कल्चर की बात है, स्वभाव की बात है, धीरे धीरे स्वभाव बनता है। स्वभाव एक दिन में नहीं बनता कि हम किसानों के साथ में काम करने वाले लोग ही किसान के प्रति संवेदनशील हो, इस ये ऐसा जरूरी नहीं है। हर वो व्यक्ति जो अनाज खाता है, जो खाद्यान्न का उपयोग करता है, क्योंकि व्यक्ति है तो खाद्यान्न का उपयोग करेगा, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे उसके पास जमीन का 1 इंच का टुकड़ा भी ना हो, लेकिन खेती के प्रति उसकी संवेदनशीलता होनी चाहिए। इसके लिए उनको किस प्रकार से हम लोग अपील कर सकते हैं और उनको खेती के प्रति कैसे संवेदनशील बनाया जा सकता है, ये हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लोगों की जिम्मेदारी भी है कि हम भले ही खेती नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हमारा जो है कोई दूसरा व्यवसाय हो सकता है, लेकिन हमारा जो भाई खेत में काम कर रहा है उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैं थोड़ा सा समय निकाल करके अपने खेत खलिहान के बारे में सोच सकता हूँ, तो मुझे सोचना चाहिए कि ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि जिसको मैं कह रहा था कि व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों का भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो फंडिंग हम लोग लाने में कभी कभी सफल हो ही जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सफल है, लेकिन हम अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अब हमारे ही संस्था का देखें तो हम लोग 28 वर्ष से काम कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत संसाधन है और जो सामुदायिक संसाधन है, उनका बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से नियोजन नहीं कर पा रहे हैं। कर तो रहे हैं, और अच्छे ढंग से अगर उसका नियोजन कर सके, प्रबंधन कर सके, तो परिणाम और अच्छा आएगा, क्योंकि समाज के हर व्यक्ति का दायित्व होता है कि हमारी खेती अच्छी हो। भले ही हमारे पास में जमीन हो न हो, हम खेती किसानी का काम करते हो न करते हो, लेकिन जैसा हम सोचेंगे, जैसा हमारा विचार होगा, वैसा हमारा हमारे खेत में अन्न होगा, और जैसा अन्न हम खाएंगे वैसे ही सृष्टि का निर्माण होगा। इन सब बातों को भी हम लोगों को
समाज में बड़ी दृढ़ता पूर्वक और प्रयास पूर्वक रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, अंचल में काम करते हैं, हमारे काम को ग्रामीण क्षेत्र में कभी कभी कोई जिला प्रशासन या शासन के स्तर पे रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन और वो जो लोग उससे उसके स्टेक होल्डर होते हैं वही लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, पूरा समाज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसकी कमी है। जो जो कहना चाहिए कि सामाजिक संगठन जो कार्य कर रहे हैं उनके योगदान को भी पूरा समाज देखे समझे, इतना इस लेवल में वातावरण बनाने से ही वातावरण बनता है। और हम लोग इसके लिए चाहे कभी जो जितने भी प्रयास हो सकते हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं, किसी कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, क्योंकि शहरी लोगों का, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, गांव में जो रहते हैं वो तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं शहर में रहते हैं वो लोग अपने आप को खेती किसानी से एकदम अलग मानते हैं, और उनको ऐसा एहसास भी है कि उनका गांव से, देहात से, गांव के विकास से कोई लेना देना नहीं, ये काम सरकार का है। जबकि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार समाज के सहयोग से ही कार्य करती है। तो समाज को जागरूक करने का दायित्व तो हम लोगों ने उठाया हुआ है। तो हम लोगों का जो प्रयास है, जो हम लोग फंडिंग एजेंसी से फंड लेकर के काम करते हैं, छोटे से पैकेट में काम कर रहे हैं, छोटे से एरिया में काम कर रहे हैं, कोई जिले में काम कर रहे हैं, कोई ब्लॉक में काम कर रहे हैं, उसमें पूरे क्षेत्र के, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, तो उसमें एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि नहीं, मैं अगर कुछ चीज अगर अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अगर मेरे अंदर में संवेदनशीलता है, मेरे गांव का विकास हो, मेरा छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, ये एक प्राइडनेस लोगों के अंदर भरने की आवश्यकता है। एक दिन में नहीं होगा, ना एक वर्ष में होगा, ना 5 वर्ष में होगा, लेकिन हम लोग इसका थीम बना कर अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वातावरण सकारात्मक बनेगा। और प्रयास ये होना चाहिए कि शहर का हर संभ्रांत नागरिक जो कहीं ना कहीं से साधन संपन्न है, वो खेत के मेड़ में, किसान के मेड़ तक पहुंचे और अपने किसान भाइयों के, उनकी दशा और दिशा दोनों पर विचार करे, कैसे खेती हो रही है, किस प्रकार की खेती हो रही है। हम लोग जिनके स्वास्थ्य के लिए, जिनके लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं कि इनको प्राकृतिक खेती का अन्न मिलना चाहिए, इनको अच्छा जहर मुक्त भोजन मिलना चाहिए, जिनके लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा इस मामले से इस मामले में जागरूक नहीं है। तो उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप, जो खेत है, जो किस हो सकता है खेत किसी भी किसान का हो, लेकिन उस खेत में क्या उगाया जा रहा है, किस प्रकार से उगाया जा रहा है, क्या पद्धति अपनाई जा रही है, इसमें अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आज तो आपको थोड़ा मोड़ा भोजन जिस प्रकार से भी मिल जा रहा है, आगे चल करके जिस किसान भी तो इंसान है, वो जितना आसान ढंग से हो सके वो ऐसा खेती करना चाहेगा। रेडीमेड में केमिकल फर्टिलाइजर और ये केमिकल्स जो पेस्ट मिलते हैं, वो उसका उपयोग करके वो खेती कर रहा है। अब गवर्नमेंट को सप्लाई हो रही है, मान धान का ही ले लीजिए, तो अच्छे समर्थन मूल्य मिल रहा है, तो वो क्यों प्रयास करेगा कि मैं प्राकृतिक खेती करूं? क्यों प्रयास करेगा कि आपको मिलेट खिलाऊं? क्यों प्रयास करेगा कि आपको अच्छी चीजें खिलाएं? तो इसके लिए भी जो हम लोग तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए काम सोच रहे हैं, लेकिन ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी इस तरीके से किया जा सकता है कि एक एक व्यक्ति जो शहर में रह रहे हैं, और अगर आप रायपुर महानगर की ये बात सोचें, अगर केवल रायपुर महानगर में तो 3 लाख परिवार रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। एक मंदिर अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर के लिए जो कंट्रीब्यूशन था, यहाँ से रायपुर महानगर से ही करीब करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन हुआ था, जिसका जिम्मेदारी मेरे पास था। तो लोग खुल करके दान देने के लिए और समाज के कार्य को करने के लिए आगे आते हैं। उनको आवश्यकता महसूस हुई कि ये हमारे पुरातन सनातन संस्कृति है, इसको अक्षुण्ण बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए हमारा सब कुछ न्यौछावर है। उसी प्रकार
अपनी पीढ़ी को संरक्षित करने के लिए, स्वस्थ और सुंदर समाज की रचना बनाए रखने के लिए, अच्छी खेती हो, अच्छा गांव होगा तो अच्छे नागरिक होंगे। और जैसा कहते हैं ना कि अच्छा अन्न खाने से ही देश में अच्छे नागरिक और अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे समाज सेविक और अच्छे लोगों की संख्या बढ़ती है। तो उन्नत भारत करने के लिए तो जरूरी है ना कि व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से लोगों को भी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। ये इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट नोट भी लिखा हुआ है और उसको फार्मर्स ब्रदर का नाम मैंने दिया है। अगर हम लोग इसको भी लेकर के वातावरण बनाते हैं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मेरा एक सुझाव था ये। जी धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत एक एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब आपने बात की किसान के मेड़ तक पहुंचने की, और ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, ये सारे के सारे हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन के जो हमने 5 टॉपिक्स देखे अभी स्क्रीन पे, उनको टच करता हुआ, इसमें एक चीज़ हमें जोड़नी थी कि कुछ नॉन एनजीओ पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अवेयरनेस बिल्डिंग पे, बिहेवियरल चेंज पे। तो ऐसे अगर कुछ एफर्ट्स आपकी संस्था में भी हो रहे हैं तो मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि हमें उनसे जोड़ें, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो किसी संस्था से नहीं आते हैं लेकिन स्वेच्छा से इसमें जुड़ना चाहते हैं, वो भी अपने तरफ से योगदान दे पाएं इसमें। कुंतल जी ने एक बात कही थी, जो फॉर्मेट है ब्रीफ स्टोरी का, उसमें आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और एक ब्रीफ स्टोरी हो, एक फोटो हो। तो ये जो स्टोरी है, इसके बारे में अगर किसी की राय हो कि इसमें क्या क्या हो, सब न्यूनतम ही हो लेकिन उसमें सारी काम की चीज़ें एक साथ आ जाएं। ऐसे कौन से, अगर आपके मन में अभी कोई ऐसे पॉइंट्स हैं तो आप वो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं ताकि मैं नोट कर दूं, और ये बाद में भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो फॉर्मेट है हम एक स्टैंडर्ड बना के रखें, ताकि आगे जो भी ऐसे सिमिलर स्टडीज हों या एक्सपीरियंसेस हो हमारे फील्ड पे, उन्हें हम सिमिलर फॉर्मेट पे ही नोट करें ताकि उसे डायरेक्टली यूज़ किया जा सके। जी, मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको? आ रही है। आ रही है आवाज। जो अगला विषय है, अगर आप चाहें तो हम अगले विषय पे जा सकते हैं, जो कि है प्रपोजल, फंडिंग प्रपोजल के बारे में। इसमें हमारी जो बात हुई थी पिछली मीटिंग में, जो पिछले साल हुई थी, वहाँ पे फाउंडेशंस के बारे में बात हुई थी जिनको हमें टारगेट करना चाहिए। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि ऐसी एक लिस्ट बन रही है और ये करीबन 3 से 4 दिनों में तैयार होके आपके सामने होगा। इस शेयर्ड शीट में आप भी कुछ नाम और कुछ डिटेल्स ऐसे एजेंसीज की आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ओके, कुछ की एलिमेंट्स की बात हुई थी जिनमें ये सारे डिटेल्स थे जो आपके सामने स्क्रीन में हैं। इस प्रपोजल में ऐसी क्या चीज़ें जानी चाहिए, तो उसमें कहा गया था कि कितने फार्मर्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, एविडेंस कैसे क्रिएट किया जाए, इस पे अभी कुछ बात हुई है। कुंतल जी, आप चाहें तो इस पे थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं कि लॉग फ्रेम के तहत इसे वैलिडेट कैसे किया जाए, और उसके बाद हम फंड रूटिंग मैकेनिज्म पे आ सकते
जी, तो इस प्रपोजल पे आपकी क्या राय होगी, इस पे आगे कैसे बढ़ा जाए, ये आप। कुंदल जी, ये एक छोटा सा जो लॉग फ्रेम पे जो बात आ रही थी, अ, ये इस पे थोड़ा सा हमें समझाएं कि ये कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। लॉकफ्रेम में मैं बोल रहे थे कि वो बेसिकली हम लोग जो प्रपोजल फॉर्मेट, प्रपोजल जब बनाते हैं, ठीक है, तो एक बेसिक लॉक फ्रेम हम लोग रेडी कर सकते हैं। जब हम लोग प्रपोजल राइटिंग का ट्रेनिंग भी देंगे, उसमें भी हम लोग एनजीओ को ये कर सकते हैं। सभी लोग ये चाहते हैं, जो कोई प्रपोजल जो डेवलप कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव उसका मेजर प्रोसेस क्या है, क्या आउटकम क्या आउटपुट आया, एलएसडीजी का कौन सा गोल को फुलफिल कर रहा है। तो एक फॉर्मेट एलएसए का होता है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई थिंक प्रपोजल राइटिंग का मीटिंग में, प्रपोजल राइटिंग का ट्रेनिंग में हम लोग इसको ले सकते हैं। जो एनजीओ कैसे, मतलब ये बेसिकली प्रपोजल्स में ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं, कॉमन लॉक फ्रेम दे सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल को उस लॉक फ्रेम में ले आने के लिए। शायद ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाला बात जो आप करेंगे, जो फंड्स फॉर एनजीओ का साइट्स को सब्जेक्टिव रेगुलर वे में यूआई वगैरह भेजना करना, उसमें भी शायद ये काम को हम लोग ले सकते जी, हैं। मैं शेयर कर दूंगा आपको एक डिजायर्ड फॉर्मेट है। फॉर्मेट, जी जी। अ, अगर मैं जल्दी से आपको नेक्स्ट उस पे ले जाता हूँ। एक मिनट समय दीजिए। आई थिंक हम लोग एक इंटरनल टारगेट थोड़ा सा अब सीएसओ सबको एक बार आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एविडेंस क्रिएशन का। और आपका एक फील्ड प्लान भी आप शेयर कर देंगे, जो ड्यूरिंग ये ट्रेनिंग मीटिंग की मीटिंग एक बजाने के बाद कब कब आप कहाँ जाना चाहेंगे, इस हिसाब से लोग आपको करके फिर ये काम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक रहेगा ना सुधीर जी? जी जी जी। फील्ड विजिट प्लान भी आपका शेयर हो जाएगा तो हाँ हाँ। कमिंग। जी, इसी बात पे हमारे जो कोलिशन के पार्टनर्स हैं, उनसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे कौन कौन सी बिंदुओं पे हमें डिटेल्स लेने चाहिए, उसका एक ये गूगल फॉर्म है, जो मीटिंग के बाद अगर आपकी सहमति हो तो इसे सबके साथ साझा किया जाएगा। इस फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन नंबर, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, पैन नंबर, आधार नंबर, एफसीआरए स्टेटस क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें पिछली मीटिंग में एक ये बात हुई थी कि काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम डायरेक्टली एनजीओ से, हम संस्थाओं से डायरेक्टली नहीं मांग सकते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं इस फॉर्म में जिन्हें मैंडेटरी नहीं किया गया है, ताकि आप अगर उन्हें फिल ना भी करें तो फॉर्म सबमिट होगा। आप एनजीओ दर्पण में रजिस्टर्ड हैं या नहीं, आपके ऑडिट रिपोर्ट्स, सीएसआर सर्टिफिकेट्स, आईटी रिटर्न्स, आपकी जो वेरियस पॉलिसीज होती हैं आपकी संस्थाओं में, जैसे कि एचआर पॉलिसी, फाइनेंशियल, पॉश पॉलिसी, आईसीसी कंप्लेंट्स कमिटी, एंटी फ्रॉड, ब्राइबरी, एंटी करप्शन, ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में हैं।
अगर आपकी सहमति यही मिल जाए तो मैं इसे फिर से ईमेल में नहीं भेजूंगा, और अगर आप इसे थोड़ा डिटेल में देखना चाहें तो मैं इसे ईमेल में भेज के आपकी सहमति ले सकता हूँ, आप जैसा कहें। मेरे को लग रहा है एक बार इधर ही दिखा दीजिए क्या भूपेंद्र जी, धीरेन्द्र जी, इधर ही है, फिर आप लोग देख लीजिए, स्क्रॉल डाउन नहीं करके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन। नहीं, देखे, उसमें तो ठीक है तो। वो तो इसमें सभी जानकारी तो है जितना हो मिनिमम होना चाहिए। हाँ हाँ, मैंने उसमें ज्यादातर येस नो ही है। हाँ हाँ, और तो ये सन सुनो ही नंबर, ठीक है ना, एफसीआरए, होते। हाँ एटीजी, ये सब का इंफॉर्मेशन है। हाँ हाँ, तो हो गया, ठीक तो है। थोड़ा वो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नहीं नहीं, सर्टिफिकेट में। आई थिंक चेकलिस्ट फॉर श्रीमंत, इसको रखने का कोई अब एक बार आइए, चेकलिस्ट फॉर श्रीमंत क्या लिखा हुआ है? और ऊपर हाँ हाँ, हाँ, एक नीचे होगा, नीचे क्या नीचे है? होगा। नीचे में, हाँ, इसको ठीक। रखने का जरूरत नहीं है। हाँ चेकलिस्ट फॉर श्रीमंत, श्रीमंत का चेकलिस्ट में तो आप ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं, श्रीमंत हाँ। का पार्टनर का जो है, तो आई थिंक ये पॉइंट का कोई जरूरत नहीं होगा। अ, हाँ I think, हाँ, सीएसआर सर्टिफिकेट ये सब, इसलिए सराई मंच का जो चेकलिस्ट है उसका ऑलमोस्ट पॉइंट सब आ गया है, वही मैं आपको दिया था। 3 इयर्स ऑडिट रिपोर्ट है या नहीं, आईटी रिटर्न, सबमिशन ऑफ आईटी रिटर्न फॉर लास्ट 3 इयर्स करते क्या, सबमिशन ऑफ आईटी रिटर्न इन लास्ट 3 इयर्स। आई थिंक सो, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। उसके बाद चलिए, जी, बस ये लास्ट आई पॉइंट। थिंक धीरेन्द्र जी, मिस्टर भूपेंद्र जी, ठीक है, और कुछ पॉइंट लेना चाहिए, थोड़ा बताइएगा। उन्हीं दिन हम लोग बैठे थे, थोड़ा सा बोले जो यही पॉइंट सबको रखते हैं, कुछ और रखना होगा तो बताइए थोड़ा। ठीक है कुंतल जी। ठीक है, तो इसको हम लोग बाई मेल एंड बाई व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल के 3-4 दिन के अंदर एक बार हम लोग भर दे सभी लोग। देख, बाकी चीजें तो सब ठीक है इसमें। हाँ, हाँ, एक बार एक है कि स्टेटस ले लेना चाहिए, एक बार स्टेटस ले लेना चाहिए, कौन कहाँ पे है, उस हिसाब से थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट रणनीति भी बन सकता है। चाहे मान लीजिए किसी का कोई पॉलिसी नहीं है, तो उनके साथ इन्वॉल्व भी हम लोग हो सकते हैं सब पॉलिसी बनाने में। आई थिंक इट विल बी गुड। उसमें एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट का अटैच करने का रख लीजिए तो ठीक रहेगा, एक प्रूफ अपने पास वहां पर रहे। हाँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैचमेंट है ना, हाँ, हाँ, जो संस्था का। कैन, हाँ, एक 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 ही डॉक्यूमेंट हम लोग लेते हैं जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्कैन हाँ करके अपलोड कर दे, अपलोड कर हाँ, बस। देते हैं। हाँ बस उसी से एक एक रहेगा कि संस्था वहां पर है। हम्म हम्म, बस बाकी चीजें तो जब जरूरत पड़ेगी तो मांगा जाएगा। हाँ, कुंदल जी, आपने जो हमारे फाउंडेशंस हैं जिनकी लिस्ट बननी है, उसमें ये सारे जो कॉलम्स हैं हम डालेंगे, नेम्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशंस, मेजर थीम्स, जैसा कि आपने बताया था। इसमें और कोई ऐसा इंफॉर्मेशन डालना चाहेंगे जो अ, जिन फंडिंग के लिए जिन फाउंडेशंस को या ऑर्गेनाइजेशंस को हम रीच आउट करेंगे उनके डिटेल्स? इसमें इसमें थोड़ा सा मतलब
थोड़ा बात शायद मिश्रा जी भी वही बोलेंगे। एक रिक्वेस्ट है, जो ये बहुत प्राइम डाटाबेस बनेगा, मतलब प्रायर फंडिंग कौन कौन है, माने एक तो है जो फंड्स पर एनजीओ से हम लोग निकालेंगे, कौन कौन एजेंसियां है, प्लस हो सकता है सुधीर जी एक बार हमारा जो प्रधान का भी जो CF2 है, उनको भी हम लोग भेज सकते हैं, जो मेजर प्रायर एजेंसीज पे एक मेल भी कर सकते हैं। सुधीर साइनी की है एंड श्रीहरि है, हम लोग लिख भी सकते हैं उनको, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन का तरफ से इसे एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उनके पास जो कॉन्टेक्ट है वो भेज दे, उसको भी हम लोग ले सकते हैं। बट एक पार्टनर सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो मैंने ये जो हमारा टोटल जो रिपोजिटरी बनेगा, तो रिपोजिटरी को देखते हुए पॉसिबल पार्टनर्स को, एनजीओ पॉसिबल डोनर्स को एनजीओ अपने से अप्रोच करें, क्योंकि एनसीएनएफ सभी को तो मेल करके भेज ही देगा, जो भाई हमारा ये पार्टनर है, ये इसका प्रोफाइल है, इसमें से इतना लोग है जो जिसका ये प्रोफाइलिंग है, इसे इसे हो रहा है, हमारा ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, तो एनसीएनएफ तो भेजेगा ही। लेकिन जब ये टोटल रिपोजिटरी रेडी हो जाएगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी अप्रोच करे, मेनली रिक्वेस्ट करे, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स है, ये एनुअल रिपोर्ट्स है, ये हमारा प्रोजेक्ट डिटेल्स है, ये हमारा फोटोग्राफ्स है, डायरेक्टली मेल करे, उसमें एनसीएनएफ को कॉपी रखे, जो हम लोग आपको डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, जो आप आइए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फील्ड विजिट कीजिए। अच्छा, दिन में होता है ना, मतलब देखिए, हम लोग एनजीओ, हम लोग तो CSR CS वर्कशॉप भी करेंगे इलेक्शन के बाद। इसमें एक बड़ा ये डाटाबेस एक बहुत बड़ा डाटाबेस बन जाएगा, जो कौन कौन सा फाउंडेशन को हम लोग बुला सकते हैं। इट इज ए गुड वन, तो इससे डाटाबेस बनेगा, बट CSO खुद अप्रोच करेगा, और उसके लिए हम लोग जो जरूर फॉलो अप करेंगे, जो कितना अप्लाई किए, कितना जगह में कांटेक्ट किए, तो ये करना पड़ेगा। आई थिंक ये रखना ठीक रहेगा, नेम्स ऑफ द फाउंडेशन, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, मेजर थीम्स, एक हो जाएगा। अब मेरे को लग रहा था थोड़ा सा अ, सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक मेल करे, जो उनका उनका कांटेक्ट में जो फाउंडेशंस है, उनका डिटेल्स भी वो दे दे, तो हम लोग सभी को लेके इसको ऐड कर सकते हैं। भूपेन जी, मिश्रा जी, आप लोग थोड़ा ऐड करेंगे आप, माने ये कैसे और बेहतर बन सकता है ये रिपोजिटरी। तो आप ठीक ही कह रहे हैं कि ये सब जानकारी लोगों के पास पहुंचे, और उसमें जो फंड फॉर एनजीओज में है, जो कंसोर्डियम में भी कुछ प्रपोजल आते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा कि ऐसे अगर प्रपोजल आए तो उसको कंसोर्डियम के रूप में उसको हम लोग कर सकते हैं, तो जिससे कि कंसोर्डियम का काम में जो पार्टनरशिप जो हो रहता है वो काफी मजबूत रहता है, और तो उसका भी फोकस में हो रहे। पर्सनल तो लोग अपने स्तर से अपने क्षमता के अनुसार करते ही हैं, कि एनसीएनएफ का जो ज़्यादा फोकस ये रहे कि हमारे कौन से वो डोनर हैं जो हमारे कंसोर्टियम को प्रमोट कर सकते हैं, और उसको देखना होगा। कंसोर्शियम को फंड्स करे, या हमारा कंसोर्शियम का जो पोटेंशियल पार्टनर्स है उनके पास रीच हाँ आउट करे। हम लोग सभी डोनर्स को हमारा कंसोर्शियम का डिटेल्स, 1 पेजर हाँ एक जी। बना के, जो डिटेल्स हम लोग ले रहे हैं पार्टनर का, उनका एनेक्सर में डाल के हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा पार्टनर के पास वो पहुंचे, या वो पार्टनर, हम लोग पार्टनर उनके पास पहुंचे, दोनों में ही काम करना पड़ेगा, दोनों साइड से काम जी करना पड़ेगा। जी जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टनर को, हम लोग जीवी मीटिंग में ये बात हम लोग रखेंगे, जब भी रिपोजिटरी तैयार होगा हम लोग सबको दे देंगे, सभी लोग सभी फाउंडेशन को मेल करें और अपना फील्ड विजिट के लिए इनवाइट करें। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप्स है, जो हम्म, छत्तीसगढ़ से 20 पार्टनर, या एनसीएनएफ का तरफ से हम लोग बोलते हैं, एनसीएनएफ मेल करे सभी जगह में, और जी डोनर्स को इनवाइट करे फील्ड विजिट के लिए, जो हमारा इतना पार्टनर है, आप छत्तीसगढ़ में आपका फील्ड विजिट के लिए आइए, हम लोग 2-3 पार्टनर का फील्ड आपको घुमा के दिखाएंगे।
ये बहुत यूनिक हाँ स्टेप होगा। सभी जगह में लोग बोलते हैं, जो फंड देने का टाइम में लोगों को बुलाते हैं, क्यों हम लोग CSO CSR मीट जरूर करेंगे। उसका पहले हम लोग CSR को NCNA छत्तीसगढ़ का तरफ से इनवाइट करेंगे हमारा फील्ड विजिट करने, कर सकते हैं। उनका वो आएंगे, आना जाना वो लोग खुद ही करते हैं। उनको रहना पार्टनर के साथ, उनको ले जाना, लोकल जो खर्चा होगा हम लोग बियर करेंगे। ये एक बहुत यूनिक स्टेप होगा छत्तीसगढ़ के लिए। इवन मैं थोड़ा इसे भी सोच रहे थे, जो इफ इट इज पॉसिबल, जो CSR CSO मीट जब होगा, हम लोग 2 दिन का तो रख रहे हैं, तो 2 दिन का मीट और एक दिन फील्ड विजिट, हम लोग अपने खर्चा में सभी CSR रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग ले जाएंगे। रायपुर से नजदीक में 2-3 फील्ड घुमा घुमा के उनको दिखाएंगे, और फिर आके वो बातचीत करेंगे। तो 3 दिन का जो CSR CSO मीट हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, हम लोग 1.5 दिन मीट करेंगे। एक दिन टोटल मीट हुआ, सेकेंड डे फील्ड विजिट हुआ, फील्ड विजिट करके आए, थर्ड डे फिर हम लोग कंसोलिडेशन एक्सपीरियंस करके एक्शन प्लान में ले जाएंगे। ये भी हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहेगा, जो छत्तीसगढ़ इस टाइप का एक स्टेप ले रहे हैं। 20-25 फाउंडेशन आएंगे, मान लीजिए 3 दिन का, उनका हम लोग लेके जाके, एग्रोकैट्स आसपास में है, हमारा प्रेरक का फील्ड है, सहभागी का फील्ड है, प्रधान का फील्ड है, आसपास का 2-3 जगह में हम लोग एक दिन को उनको घुमा भी सकते हैं, जो इस टाइप का काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोग आइए, आप लोग NGO के ऊपर में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आपका ये ये क्या बोलते हैं, आपका ट्रेड फेयर होता है, इंडस्ट्री, आपका इंडस्ट्री ले आने के लिए गवर्नमेंट खुद करते हैं। तो हम लोग NGO का तरफ से करेंगे, NGO का फंड मोबिलाइज करने के लिए CSR CSO वर्कशॉप, 2 दिन का वर्कशॉप, एक दिन का फील्ड। हम लोग सभी CSR पार्टनर को फील्ड ले जाएंगे। ये भी हो सकता है। फर्स्ट हाफ को NGO का फील्ड गया, लॉन्च वगैरह करके, सेकंड हाफ और एक जगह में फील्ड विजिट करवा के फिर रायपुर ले आए। तो 3 दिन का एक इवेंट हम लोग इलेक्शन के बाद करते हैं। हम लोग ऑलरेडी डिसीजन तो लिए ही है, वीरेंद्र मिश्रा जी लीड कर रहे हैं उसको, हर्षा भी है, कुछ हद तक बातचीत आगे भी बढ़ा है। तो ये चीज को एक साथ करना वो बेहतर रहेगा। CSR आएगा, CSR स्टे करेंगे, विल बियर ऑल द कॉस्ट ऑफ देम, फील्ड में ले जाएंगे, फील्ड विजिट करके फिर ले आएंगे, फिर थर्ड डे उसके लिए बातचीत होगा, छत्तीसगढ़ के लिए एक रणनीति बनेगा, और मंत्री जी वगैरह जो भी है उनको फर्स्ट डे या थर्ड डे हम लोग लेके आएंगे, एक्शन प्लान में वो भी रहेंगे। ये भी हो सकता है। निशा जी, कैसे रहेगा ये? ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, और इसको नहीं, ठीक है, बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे इंडस्ट्री ले आने के लिए गवर्नमेंट करता है, ट्रेड फेयर करते हैं, इंडस्ट्री को हाँ बुलाते हैं, करते हैं करते हैं। हाँ हाँ, दिखाता है बिल्कुल किस, सही। क्या होगा, थोड़ा बहुत फंड का जुगाड़ करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन का करते हैं ना CSR CSO में, एक दिन फील्ड विजिट भी रखते हैं CSR हेड लोग को लेके जाए। ठीक है, बढ़िया। जी, थैंक यू। एक चीज इसमें मुझे जोड़नी थी कि जब बात हो रही थी कलेक्शन ऑफ डेटा यहाँ पे, सबको साथ लाने की, एंड देन एज अ कोलिशन हमें फाउंडेशंस को प्रपोजल पिच करने की, प्रपोजल पे हम बस आ ही रहे हैं इसके बाद। तो ये ऐड करना था कि प्लेटफॉर्म कॉमन्स के साथ NCNF एक डैशबोर्ड बिल्ड कर रहा है, प्रोसेस में है। इस डैशबोर्ड में ना सिर्फ फंडिंग, ना सिर्फ फाइनेंशियल कैपेसिटी बेस्ड, बट बल्कि जो स्किल बेस्ड है, तो सारी संस्थाओं को इस डैशबोर्ड के द्वारा, जो हमारे पार्टनर्स हैं छत्तीसगढ़ में, उन्हें जो अलग अलग स्किल्स नेचुरल फार्मिंग की दुनिया में मायने रखते हैं, वो सारी स्किल्स पे उन्हें एक सेल्फ रेटिंग मिलेगा। इसका मतलब संस्थाएं अपने आप को कुछ मापदंडों पे अपने आप को रेटिंग देंगी, और उसके बेसिस पे ये जो एक बात आ रही है कि साथ में हम कैसे प्रपोजल प्रोवाइड करें, तो इसमें एक भूमिका बहुत अच्छी उसमें ये दे पाएगा ये डैशबोर्ड, जिसमें ये समझ में आएगा कि अगर एक प्रपोजल में हमारे
10 में से 4 स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसमें ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं और किस स्केल पे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रही हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, बहुत इजीली आपको वो सारा इंफॉर्मेशन एक जगह मिल पाएगा। इस पे जैसे जैसे डेवलपमेंट होते हैं मैं आपके साथ साझा करूंगा जी। अगर आप चाहें तो हम अगली बिंदु पे बढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है ना, आगे बढ़िए। आपके समक्ष ये एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट राजस्थान के एक सिमिलर रिसोर्स बिल्डिंग जो उन्होंने एफर्ट किया अपनी स्टेट में, उस पे बेस है। इसमें मध्य प्रदेश से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं और गुजरात से भी। अ, ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। इसमें फंड रेजिंग के लिए एज एज अ कोलिशन हमें किस तरह की जानकारी की जरूरत पड़ेगी, उसकी एक सूची है। अब इसमें आपसे ये पूछना है कि इस अगर आपको स्क्रीन काफी छोटा दिख रहा हो तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ इस टेक्स्ट को, आप बताइएगा। इन मापदंडों के अलावा और कौन कौन सी ऐसी जानकारी है जो हम इसमें जोड़ सकते हैं, तो मैं ऊपर से एक एक करके आता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के नेम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज के अलावा कितने फार्मर्स उनसे जुड़े हुए हैं, कितने नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने एरिया में कर रहे हैं, इस साल कितने करेंगे, और कितने हेक्टेयर्स में करेंगे, कौन कौन सी उसमें क्रॉप्स लेंगे। अब आप जो ये देख रहे हैं, ये एक तरीके का एक अप्रोच है। आपसे इसके बाद ये प्रश्न होगा कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। इनका ये अप्रोच था कि ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आया तो हम उस प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच को लेंगे। हमारे जो पार्टनर्स हैं उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स को यहाँ पे साझा करेंगे, और अ, जैसा ये फॉर्मेट आपके सामने है वैसा पैरेलली हम अगर राइट जाते जाएंगे तो राजस्थान की प्रपोजल में जो बाकी कॉलम्स हैं उसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अगर उस ऑब्जेक्टिव पे काम कर रही है तो वो सारी डिटेल्स वहाँ पे वो फिलअप करेंगे। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कॉस्ट सेंटर्स की बात हो रही है। कॉस्ट सेंटर्स के अंदर इनोवेशंस, लाइफ स्टॉक प्रमोशन, सीड्स स्ट्रेंथनिंग सिस्टम, जो रिसेंटली हमारी एक वर्कशॉप होने जा रही है वो, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, एनुअल वर्कशॉप्स एंड मीटिंग्स। तो ये इस बेसिस पे तैयार की गई है कि उस समय जो प्रोजेक्ट उनके सामने था, जिसे उन्हें प्रपोजल तैयार करना था जिसके लिए, उसमें ये सारी ऑब्जेक्टिव, ये सारी बिंदुएं थी। हमारा अप्रोच हमारा अप्रोच इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये आपसे प्रश्न था। और ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि अगर हम प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग पे ही आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही डेटा कलेक्ट करते हैं और आगे काम करते हैं, तो हमारा जो काम करने का तरीका है उस जैसा होगा। और अगर हम प्रोग्राम बेस्ड फंडिंग पे फोकस करें तो हमें ये जो फॉर्मेट है ये हर प्रोजेक्ट में अलग अलग पिच करने के लिए अलग अलग बार ना भर के हमारी सारी जितनी प्रोग्राम बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो एक जगह हम शेयर करें, और उसमें से ही उसे ही अपडेट करते रहें, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो उसमें से ही डेटा निकाल के जो रेलेवेंट डेटा है उस प्रोजेक्ट में पिच किया जाए। जी। तो मुझे इतना ही कहना था इस फॉर्मेट को लेके। आप बताएं कि हम आगे कैसे बढ़ना हमारे लिए बेस्ट हो। अच्छा रहेगा मेरे लिए, बट
धीरेन्द्र जी, भूपेन्द्र जी, आप लोग भी रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, क्या ये कैसे रहेगा? ये प्रोग्राम बेस्ड एक्चुअल ही सही रहेगा सूर्य जी इसमें। हाँ, इसमें क्या है, डेटा अपना एक जगह पे संकलित होते रहेगा, और जैसा प्रोजेक्ट की आवश्यकता होगी उसके अनुसार वहां से डेटा लेकर के प्रोजेक्ट के लिए भी दिया जा सकता है। प्रोग्राम बेस्ड ज्यादा सही रहेगा। जी जी, भूपेन्द्र जी आपने अनम्यूट किया। हाँ, एक्चुअल में ये जो आपने जो फॉर्मेट दिखाया इसमें तो पूरी जानकारी आप वो पूरा प्रोग्राम का या जो भी है संस्था का, इसमें तो पूरी जानकारी इसमें है। तो ये तो अच्छा है इसमें कि इसको हम लोग जो जिसको यहाँ जितना कर पा रहे हैं किससे भी पता चलेगा। और इस इसको देखने से ये भी समझ में आ रहा है कि क्या क्या कुछ छूटेगा तो उसको भी लोग उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे कि नेचुरल फार्मिंग में जो जो जानकारियाँ होनी चाहिए, जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जो एक्टिविटीज नहीं शामिल हुए हैं उसको भी शामिल करने का भी मौका मिलेगा। तो ये फॉर्मेट तो अच्छा है, सब चीजें तो हैं इसमें। एक जी तरह से प्लानिंग भी है कि आप इसमें कितना कर पा रहे हैं, कितना करेंगे। तो इसको ठीक तो है हमारे हिसाब से, काफी चीजें पूरी चीजें तो आपने लिखा है। उदय जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? ना, इट्स ओके, इट्स ओके, ये तो दिखाऊं क्या? ओके, धीरेन्द्र जी मैं फिर इसमें कौन सा नंबर और कौन सा नरेशन, थोड़ा सा जी कौन सा नंबर कौन सा नरेशन थोड़ा सा आप ऊपर में मेंशन कर देंगे तो लोग उस हिसाब से लिखें। जी फिर से कुछ कहिए। हिस्सा लिखना भी पड़ेगा, कुछ हिस्सा लिखना भी पड़ेगा लैंग्वेज में, एक दो लाइन में, कुछ चीज में जस्ट हाँ नंबर देना पड़ेगा, हाँ जी वो थोड़ा सा मैं। जी जी। धीरेन्द्र जी, ये जो प्रोग्राम बेस्ड आपने जो कहा उस पे मैं इनपुट्स आपसे अलग से फिर से लूंगा। इस बारे में मेरी तरफ से इतना ही था, और ये हमारी आखिरी बिंदु भी थी प्रेजेंटेशन के हिसाब से। इसके अलावा ऐसी कोई बात हो जो आज बात नहीं हुई है हमारे बीच, या आपको ऐसा नया? मेरे हिसाब से थोड़ा सा सीओई में मेरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ प्रदान जहाँ पे आप बेस है, मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगा। एक जो है, जो तो मैं बोला हूँ, दूसरा एक बात है थोड़ा सा प्रपोजल प्रिपरेशंस का एक ट्रेनिंग में हर्षा को भी बोला हूँ, एक बार आप भी थोड़ा कल बात करेंगे, कल परसों जो हमारा मई महीना में, मिड ऑफ मई या लास्ट ऑफ मई में हम लोग कैन वी डिजाइन ए प्रोग्राम ऑन प्रपोजल प्रिपरेशन। इसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं। जो प्रपोजल बनाने के लिए CSO उसका एक ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और CSO को ये क्लियरली हम लोग बोले, बट मेरे को लग रहा है लीडर ऑफ द CSO भूपेन्द्र जी है, धीरेन्द्र मिश्रा जी है, आप लोग को थोड़ा बोलना पड़ेगा, जो वही लोग को CSO हेड तो जरूर आए, एंड साथ में जो प्रपोजल उनके साथ लिखते हैं उनको लेके आए। कभी कभी होता है CSO हेड कुछ प्रपोजल नहीं लिखते हैं, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन में है जो रेगुलर वे में प्रपोजल, फंडिंग, बजट ये सब रेडी करते हैं, उनको भी लेके आए। तो 10-15 ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, 2 दिन का, 2 दिन 3 का प्रोग्राम होगा, तो यू कैन डेफिनेटली यू कैन डू इट वेरी नाइसली। तो ये एक चीजें हो सकता है। ठीक रहेगा। जी, प्रपोजल बिल्डिंग के अलावा ऐसी और कोई बर्निंग टॉपिक्स एक हैं, जैसे जिस पे एक कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, वो भी बता। एक रोहित जी एक मीटिंग में बोले थे कि कहाँ राजस्थान के मॉडल पर एक प्रोजेक्ट कुछ करना था हाँ जी और उसको जल्दी ही करना था, तो क्या उसमें आगे काम बात नहीं बढ़ा क्या? जी जी।
प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप या प्रपोजल की? बिकॉज हमने जो अभी प्रपोजल का फॉर्मेट दिखाया वो राजस्थान के फॉर्मेट पे ही है। उन्होंने जो एक सिमिलर एफर्ट किया था कि हम्म, अपने पार्टनर्स के बीच रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, फंड रेजिंग की, तो उनका जी जी। फॉर्मेट ये था। तो उस पे ही आधारित है हमारा जो ये फॉर्मेट है आज जो अभी हमने देखा। नहीं, वो ये भी बात हुई थी कि क्या कुछ ऐसा कुछ फंड उपलब्ध हो सकता है, तो इस तरह की बात हुई थी शायद उसमें कुछ बात करने का। तो ठीक है, तो जब नहीं हुआ होगा तो। डेमो डेमोन्स्ट्रेशंस का शायद एक बातचीत चल रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा। सुधीर जी आज एक लिंक भेजे हैं शायद आप लोग को कुछ डाटा मांगने के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस का। सुधीर जी आज आप भेजे हैं ना लिंक शायद? जी जी, ये आप पीएमडीएस की बात कर रहे होंगे। हाँ 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 जी जी। तो हाँ। पीएमडीएस पे। उसको थोड़ा मैं ब्रीफ ब्रीफ भी एक बार कर दीजिए तो। जी जी, बस एक सेकंड। एक बार ब्रीफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा तो। तो ये जो पीएमडीएस का जो प्री मॉनसून ड्राई सोइंग पे जो एपीसीएनएफ ने आरवाईएसएस की कही है, ये क्या है कि एक वेबिनार उन्होंने करवाया था। उसमें उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग दी। वो ये भी अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ फार्मर्स भी हमारे साथ जुड़ें हम्म, और इसे आगे ले जाएं। जनरली ये हो जाता है कि वेबिनार हो जाती है और उसके बाद फॉलो अप नहीं हो पाता, या ये नहीं पता चल पाता कि कितने लोगों ने असलियत में किया या नहीं किया। तो इस बारे में हमारी कुंतल जी से भी बात हो रही थी, और जब हमारे सेक्रेटेरिएट में। आपका सुधीर जी आपका आवाज कट रहा है। जी आपका माफ कीजिएगा, आ- नेटवर्क खराब है। आपका आवाज हम्म। आपका आवाज कट रहा है। जी, अभी अभी आवाज आपका ठीक आवाज है? थोड़ा कट। हाँ अभी ठीक है अभी ठीक। अभी ठीक है। जी जी, माफ कीजिएगा, वो नेटवर्क ही खराब है। मैं थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि इस पे एक्शन हो, ये इंश्योर करने के लिए वेबिनार के बाद इन्होंने कुछ इंटरेस्ट किसे है किसे नहीं, अगर इंटरेस्ट है किसी भी संस्था या किसी भी फार्मर को, तो वो चाहते हैं कि वो उनके साथ जुड़े। और जुड़ने के लिए एक चीज़ है, कौन कौन पायलट करना चाहता है उसकी जानकारी, किस लोकेशन में है, उनके पास लैंड एरिया है क्या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट अगर हैं उनके आसपास सपोर्टिंग के लिए। तो इस तरह की जानकारी उन्होंने अभी 20 तारीख से पहले सबसे मांगी है। लेकिन इसके अलावा भी ये तो आरवाईएसएस का एफर्ट हो गया कि हाँ यहाँ हो रहा है या नहीं पीएमडीएस, ये इंश्योर करने का। कुंतल जी से हमारी बात हो रही थी प्रधान ऑफिस पे कि सीनियर मैनेजमेंट भी ये कहना चाह रहे हैं कि इसे कैसे हम छत्तीसगढ़ में सामने लेके आए कि कितने लोग कर रहे हैं, और उन्हें और किसी मदद की आवश्यकता है, और कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए भी हम एक मीटिंग प्लान कर रहे हैं। ये वर्चुअल ही होगा अभी, और बस आने वाले 1-2 दिन में आपको उसकी जानकारी भी मिल जाएगी कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। बाकी पीएमडीएस पे और कोई जानकारी आती है तो मैं आपके साथ ग्रुप से शेयर करूँ। कुंतल जी, मुझसे अगर कुछ छूट गया हो तो आप प्लीज़ बताएं। नहीं सो कि हम लोग एक मीटिंग भी कर लेते हैं जी पीएमडीएस के ऊपर में जो इसके बाद में क्या फॉलो अप एक्शन ले। अपने ये सीट जल्दी हम लोग भर दे पर आपको फॉलो अप भी करना पड़ेगा हाँ और जी। ओवर फोन भी शायद करना पड़ेगा। ठीक है एक अच्छा रहेगा। सुधीर जी, जी भूपेंद्र जी। ये एक जो साथी लोग हैं हमारे जो जो फील्ड में काम करेंगे, उसका इस पर आप पर्सनली चर्चा कर लें कि कैसे एक आध घंटे का प्रोग्राम जो है उनको, वो तो ट्रेनिंग वगैरह हुआ है, कुछ लोग तो ज्वाइन किए थे सब लोग, तो उसको उनको फॉर्म भरने के लिए समझाने के लिए और कैसे किस तरह से होगा, एक दिन का वेबिनार कर लें उसमें से तो लोग आप
उससे ठीक रहेगा। मुझे जो फॉर्म क्या भरना है, कैसे भर। हाँ हाँ हम्म, जी। अच्छा। तो हाँ, अच्छा जो जी जी। आपने लिंक 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 भेजा है ना, हाँ जी, मैंने उस फॉर्म का लिंक नहीं भेजा है, सिंपल उसमें चार चीजें थी, तो वो मैसेज में ही आ गया, ये चार चीजें। हाँ हाँ, तो तो उससे इसमें चर्चा हो जाएगी। हाँ जी। हम्म, कि किस तो हिसाब से कैसे कैसे भरना है, और उसमें लैंड लोकेशन फार्मर ये कैसे होंगे, क्या है कैसे है, तो उनको समझ में आ जाएगा तो आसानी से कर लेंगे। जी और जी। तो उसको देख लेते तो ठीक था। तो ग्राउंड पे कौन कर रहा है उनसे ये इंफॉर्मेशन लेने का, देखिए संस्थाएं से बात नहीं, कर, एक, हम कर ही रहे हैं, हाँ मतलब उसका क्या हाँ तरीका। एक बार हाँ, इस तरह से कि जो अभी तो ट्रेनिंग भी हुआ था ना, जो हमारे हाँ जी सभी लोग तो ज्वाइन किए थे। हाँ जी तो इन ये जो ये जानकारी जो कलेक्ट की जा रही है, जी। उसके उसके बारे में भी एक चर्चा होगी। इस तरह से भरे उसको जमीनी स्तर पर, कैसे प्रैक्टिकल सही होगा। अब ये नहीं कि ज्यादा भर दिए कम भर दिए, हम्म। तो वो अपने उनको समझ में आए कि हमको करना भी है, तो उस हिसाब से तो ठीक है। और ये कौन लोग हैं जो ये सब करा रहे हैं, जैसे क्या है, जी, ये आंध्र पीएमडीएस प्रदेश। वाला जो वेबिनार है, ये एपीसीएनएल हाँ आरवाईएसएस ने रायतू साधिकारा संस्था जो है वो कर पाए। हाँ, ये लोग कैसे आए, आप लोग ये एनसीएनएफ के माध्यम से आए हैं कि? हाँ जी हाँ जी, ये एनसीएनएफ के माध्यम से आए हैं, और काफी हाँ, सक्सेसफुली ये आंध्र प्रदेश में ये नेचुरल फार्मिंग पे जो एजेंडा है ये चला रहे हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कोरबा में क्यों, हैं। जी जी। कोरबा और कांकेर में क्यों, मतलब अच्छा कोरबा में जी कुछ लोग पार्टनर हैं क्या इनके, कैसे? जी। इनके ऑन फील्ड कौन से पार्टनर हैं, वो मैं उनसे, एक शीट है वो मैं देख के आपको बता सकता हूँ, हाँ हाँ, लेकिन ये बताना जरूरी है कि अभी जो हमने पीएमडीएस की बात की, ये एक अलग प्रोग्राम है, और जो कोरबा और हम्म कांकेर में हो रहा है वो आरवाईएसएस का ही हम्म है, लेकिन वो आरवाईएसएस का नाबार्ड और जीवा प्रोग्राम है, नाबार्ड के साथ कोलैबोरेशन में। और वो क्या हम्म है कि 45 दिनों के लिए, हर कुछ हम्म, दिनों में 45 दिन का एक प्रोग्राम रखते हैं, और काफी सारे स्टेट्स में ये जाके कर रहे हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ भी है। और छत्तीसगढ़ में अभी के लिए वो कोरबा और अच्छा कांकेर में थे, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि थोड़ा और कुछ और एरियाज को इंक्लूड करें, तो वो नाबार्ड ही डिसाइड करके उनको बताता है, क्योंकि उनकी फंडिंग है। तो ये ओ, दो अलग अलग ठीक प्रोग्राम। है, ठीक ठीक। जी जी। और क्योंकि ये जो नाबार्ड का प्रोग्राम है वो इन जनरल नेचुरल फार्मिंग पे है, वो एक दिन थ्योरी क्लास होती है और एक दिन प्रैक्टिकल, ऐसा एक एक दिन चलता है, और आप अपने इच्छा अनुसार 2 दिन के लिए भी 10 दिन के लिए भी अपने लोगों को वहाँ भेज सकते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ये जो है इस महीने का जो कार्यक्रम था वो शुरू होने वाला था, लेकिन थोड़ा स्थगित हो गया है, तो मेरे हिसाब अच्छा, से तो ये उसके एक हफ्ते। ट्रेनिंग का रहने वहने का खर्च? जी उसका खर्च, जी उसका खर्च जो है ये अकोमोडेशन फूड ये सारी चीजें जो रहना खाना मिला के, मैंने हाँ, लास्ट उसका टाइम सुना खर्च था कौन वहन करीबन। करे? जी जी, हम डिटेल में भी बात कर सकते हैं अलग से, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं आपको कि ये करीबन 700 रुपये के खर्च पे वहाँ पे बुलाते हैं उन्हें, और अपनी तरफ से उनकी आपकी कोई और। आवाज नहीं आ रही। जी, अभी आ रही है। हाँ हाँ जी, अपनी तरफ से उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, हाँ और ये करीबन 700 रुपये पिछली बार इन्होंने लिया था हाँ, मुझसे पर पर्सन। अच्छा, 700 पर पर्सन लेंगे। जी जी। और अच्छा, उनकी तरफ से ट्रैवलिंग टेक्निकल और सपोर्ट। ट्रैवलिंग का खर्चा भी देना पड़ेगा पर्सन हाँ को? जी हाँ जी, आने जाने का, और इसीलिए हमने चाहा कि कुछ और जगहों पे भी हो, ताकि सबको निकटतम जो स्थान है। हाँ, अ, वो जी ठीक रहेगा, ठीक। ठीक है, तो ठीक है। जी। तो
एजेंडा में हमारे पास इतनी ही चीज़ें थी आज, और इसमें आप कुछ नई बात अगर डालना चाहें तो ये बहुत अच्छा होगा, ताकि हम जो समरी है हमारी मीटिंग की जो जाएगी, और जनरल बॉडी में जो इस मीटिंग की बातें जाएंगी जनरल बॉडी मीटिंग में, उसमें भी ये शामिल हो पाए। तो ऐसी कोई और बात हो जिस पे बात नहीं हुई है तो कृपया आप अभी बताएं। एक्चुअल में सुधीर जी, जी। जो जो पार्टनर है, और कुछ पार्टनर ऐसे भी हैं जिनके पास फंडिंग नहीं है, तो सपोर्ट, जैसे हम लोग तो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं कुछ किसी प्रोग्राम में, तो उन लोगों के लिए इस सीजन में कैसे कुछ पायलटिंग के लिए कहीं पर से फंड मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो उसको देखने की जरूरत है कि कैसे होगा, बिना फंड के तो काम संभव नहीं है, तो खर्चे तो लगेंगे। तो कुंतल जी से भी मेरा कहना है कि इसको कैसे करेंगे, इस सीजन में इसको करना होगा। अगर एनसीएनएफ के जितने लोगों को आपने लिस्टिंग किया है, पार्टनर बनाया है, तो उनको उनको कैसे जोड़ के रखेंगे। और ये सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे सरकार बन जाएगी तो फोकस पूरा इन सब कामों में रहेगा, तब तक हम लोग एक मॉडल तैयार करके रखेंगे। और मिश्रा जी से मेरा सुझाव, मेरा कहना है कि इसको कैसे करेंगे। ये आपका कहना सही है कि हम्म, कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज मोबिलाइज करना आवश्यक है, क्योंकि हम्म, पार्टनर्स जुड़े हैं तो उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, हम्म। तो इसके लिए जैसे प्रयास करना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि जैसे सीरीज में हम लोग शुरू किए थे तो बहुत कम स्केल में शुरू किए थे, तो उसी तरह से कम स्केल में ही लोग शुरू करें। हम्म। तो जैसे 50 किसान, 100 किसान, इस तरह से भी कुछ काम तो लोगों के पास रहे, इस तरह का कुछ कुंतल जी कहीं नहीं से। देखिए, हम्म, काम तो हम लोग सभी अभी बीआरएलएफ में जो पार्टनर एनजीओ है वो तो कर ही रहे हैं, और जो नई भी है, जो साथ बाकी साथी एनजीओ है, उन लोग भी, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है और अनुभव है और एविडेंस भी है सबका, हम्म, काम कर रहे हैं सब। क्योंकि हम लोग वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कहीं से सपोर्ट नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो फील्ड में करते रहते हैं अपने अपने हाँ। रिसोर्सेज से। तो लेकिन फिर भी नहीं एक, संसाधनों की आवश्यकता तो होती ही है, नहीं संसाधन नहीं बहुत जरूरी संसाधन नहीं, जो एनसीएनएफ है वो है। हाँ वो हाँ। कैसे जुड़ा रहे कि 50 फार्मरों के साथ, 20 फार्मरों के साथ या 100 फार्मरों के साथ, इस तरह से उसको करने की जरूरत हाँ नहीं ठीक बोल। है। हाँ, बाकी आप 2,000 करो, 4,000 फार्मर करो, उसकी बात अलग है। और लोगों के साथ आप कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए थोड़ा सा कुछ व्यवस्था करें तो एक रिपोर्टिंग का, एक और बातचीत करने का वजह भी मिलेगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि रोज तो यही बात होती है, रोज ट्रेंडिंग होती है। तो एनसीएनएफ जो छोटा ही सा अमाउंट हो, कैसे होगा इसको देखें कि इस सीजन में कैसे एक मॉडल के रूप में उसको किया जाए। और एक मेरा ये भी सुझाव था कि जैसे अपन जो प्रोजेक्ट पिच करने की बात कर रहे थे ना, या जैसे फाउंडेशन को पर्टिकुलर, मतलब अलग अलग भी लोग अप्रोच कर सकते हैं करके, तो वो अगर तो हम लोग करते ही, फाउंडेशन, वो देखिए वो अपने क्षमता की, मिश्रा जी अपने क्षमता के नहीं, साथ लोग वो करते उसी हैं। पे मैं कह रहा था, उसी पे कह रहा था कि जब हम कोलिशन में जुड़े हुए हैं, तो देखिए नाव तभी चलेगी जब पतवार एक हो हम्म, और एक ही दिशा में खेने वाले लोग, सही बात। अलग अलग लोग, अलग अलग संस्था के लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, वो अच्छे नियत से ही अप्रोच करेंगे, सब अपने कार्य को बताने के लिए अप्रोच करेंगे। मेरा ये सुझाव है कि जैसे एनसीएनएफ है तो उसमें ज्योग्राफिकल और जो फार्मर्स रीच है सभी संस्थाओं का, वो तो डेटा ले ही रहे हैं, अप्रोच करें एनसीएनएफ, हम्म, कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया में कौन सा सीएसओ काम कर रहा है, वो उसमें मेंशन है। तो कोई फाउंडेशन है, अगर उसको कोई कहीं पे विजिट करना है तो वो उस एरिया में जाके विजिट कर सकता है, उसके उस एरिया के, उस क्षेत्र के जो
जोग्राफिकल एरिया के जो सीएसओ हैं उनके कांटेक्ट पर्सन से कांटेक्ट करके वहां जा सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कम्युनिकेशन एक होना चाहिए। अगर हम कोलिशन के साथ में काम कर रहे हैं तो मैसेज हमेशा इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि अगर संगठन है, अभी आप पॉलिटिकली भी देखते हो तो यूपीए और एनडीए जैसे जो बने हुए हैं, तो उसमें एक नेतृत्व को मानेंगे तभी तो सही चलेगा। कोई भी संगठन है, सही। नेतृत्व को मानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग सीएसओस का अपना अपना अप्रोच होता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सीएसओस का अप्रोच कम या कैसा रहता है, इस पे कोई मुझे शंका नहीं है, बहुत अच्छा रहता है, तभी सीएसओस अपने कार्य को कर रहे हैं। अगर वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, कोalition में मिलकर जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो उसका अप्रोच तो एक ही जगह से होना चाहिए। सुझाव है मेरा। नहीं, ये तो सुझाव आपका अच्छा है इसमें कि जब एनसीएनएफ के साथ हम लोग जुड़े हैं और ये एक पार्टनरशिप में है इसमें, तो ये बातें तो यहीं से जाना चाहिए। और किस लोग के सबकी क्षमता तो इतना नहीं होती है पंडित जी की सबको। और सबसे बड़ी बात है, कोलिशन बनने का मतलब यही होता है कि किसी की क्षमता ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसका भी लाभ छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, और सबके यूनिकनेस का लाभ सबको मिलेगा। सबका जो यूनिकनेस है, जो है ना? इनोवेशन जो अलग अलग फील्ड में बहुत बेहतर ढंग से इंडिविजुअल लोग भी कर रहे हैं, वो लोग एनसीएनएफ से जुड़ेंगे तो उनके भी तो एक्सपीरियंस का बेनिफिट जो है कोलिशन को मिलेगा। मेरा यही सुझाव था। ठीक है सुधीर जी। जी धीरेन्द्र जी, भूपेन जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये ये ठीक बहुत है। अच्छी लाइनें आपने कही। और जी जी, आज की बैठक यहीं पे अपन रोकते हाँ। हैं, फिर अगले उसमें बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंतल जी, आप अरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने हम लोगों को जोड़ा। और इसमें जो हमारे जितने रिसोर्स मोबिलाइजिंग में जितने पर्सन्स हैं, उन सब से भी एक बार आग्रह करना पड़ेगा, हम लोग भी करते हैं कि जुड़ेंगे। इस तरह से आधे अधूरे मन से, क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और क्या एक तो वो बोलते थे ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आधे अधूरी इच्छाओं से अगर हम जुड़ेंगे तो कार्यक्रम भी आधा अधूरा ही हो जाएगा। वो भाई हम्म, साहब भूपेन जी, भाई साहब आप मेरी बात को समर्थन कर रहे हैं ना? हाँ। ठीक है। ठीक है, उसको हम लोग करते हैं। हाँ, मैं तो नहीं ना सुधीर जी, मैं तो इसमें तो नहीं था। मैं सोच रहा था मुझे कैसे जोड़े हैं। नहीं नहीं, आप थे, डे हाँ? वन से थे आप, थे। अच्छा। अरे आप और हम साथ में ही रहते हैं, जहाँ हम लोग को पता नहीं कुंतल जी क्या समझते हैं, डाल देते हैं एक ही जगह। आपने इतनी अ, अच्छी बातें की। अब ना भी रहे हों पहले तो आप प्लीज जुड़े रहिएगा इस ग्रुप से। नहीं नहीं, रहे थे भाई साहब का, अच्छा। यही तो सरलता है, उनकी सहजता है। जी ठीक है, तो हम लोग जुड़ेंगे फिर। इसको भी ध्यान रखना होगा जो मेरी बात है कि सब हाँ नहीं, एकदम सही बोले हैं आप, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, फंड की तो आवश्यकता है। कुछ काम से लोगों को फंसा के रखना भी जरूरी है ना। हाँ हाँ, जरूरी है। नहीं, रोज मीटिंग, रोज ट्रेनिंग, तो कुछ थोड़ा सा ही। अब कुंतल जी समझ गए हैं, उसको करेंगे कहीं न कहीं से व्यवस्था, बातचीत करेंगे आगे। ठीक है, तो कुंतल जी कुछ हम बोल नहीं रहे हैं? कल है तो ग्रुप में है तो। हमारे क्रांतिकारी विचारक हैं कुंतल जी, वो जब तक नहीं बोलेंगे तो कहाँ से? कहाँ बातचीत तो नहीं कर रहे हैं, कहाँ है? सुधीर जी खबर लीजिए कहाँ है। जी, कुंतल जी, अ, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी तो। ठीक है। हाँ ठीक है, बंद क्लोज करते हैं। आप तो सुन लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करें। ठीक, ठीक है सुधीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद जोड़ने के लिए।